नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे ग्राम चौपाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में संगोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने अभियान के तहत संचालित 5 जन कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष भर हुए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर रखे उत्पादों का अवलोकन कर उन्हें मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पाद तैयार करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, एनआरएलएम द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। संगोष्ठी के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ चौपाल आयोजन से होने वाले अन्य फायदों के बारे में भी जानकारी की। संगोष्ठी एवं मेले में ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी, डीडीओ आलोक आर्या, समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई समेत बीडीओ उपस्थित रहे। पेश है ये रिपोर्ट। जानते हैं कि जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर अब दिसंबर, आज हम अंतिम कार्य दिवस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने प्रत्येक जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम चौपाल के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है, जिसमें विशेष रूप से 7 स्कीमों को हम गांव तक लेकर गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा मनरेगा के तहत जो रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं वो हैं, और जो स्वयं सहायता समूह हैं उसके माध्यम से जो हमारे महिलाओं के ग्रुप हैं और उनकी आर्थिक समृद्धि को आगे लाने की बातें हैं, उस दिशा में हमने गांव में जाके न केवल स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया है, बल्कि उनमें हमने नए समूहों को जोड़ा है ताकि उनको आच्छादित कर सकें। तो उद्देश्य ये है कि ग्राम चौपालों के माध्यम से समेकित रूप से इन स्कीमों के बारे में न केवल लोगों को जानकारी मिल जाए, बल्कि उनको रिव्यू किया जा सके कि उनमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर कर सकें और नए लाभार्थियों को हम जोड़ सकें, ताकि विकास का जो लाभ है वो अंतिम सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त हो सके और बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके, हम उस तक पहुंच सके, ना कि उसको हम तक आना पड़े। तो उस नज़रिए से आज पूरे वर्ष भर जितनी एक्टिविटीज़ की गई हैं उसको यहाँ पर रिव्यू किया गया है और उसके बारे में एक अलग से वीडियोज़ को और जो हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं उनको गाइड किया गया है कि इन चौपालों को और कैसे हम लाभदायक बना सकते हैं, इस दिशा में उनको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, कैसे रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहिए और किन किन चीज़ों को और जोड़ लेना चाहिए जिससे चौपालें ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ पूरे जनपद में अब तक 1176 चौपालें आयोजित हुई हैं और उन चौपालों के माध्यम से रोजगार परक योजनाओं को और ग्राम्य विकास की योजनाओं को हम गाँव तक ले जा पाए हैं। एक नया मैंने फोकस पॉइंट दिया है अभी अपने वीडियोज़ को कि आप आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जिसके तहत एक गरीब परिवार जो इससे आच्छादित हो रहा है उसके सदस्य को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। उसमें हमारा जनपद एक समय बहुत पीछे स्थिति में था, लेकिन अब हम पूरे प्रदेश में 12वीं रैंक पर है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसमें टॉप करें और हम सबसे पहले सभी लाभार्थियों को कवर करने वाला जिला बने। तो इस दिशा के लिए इनको नया टास्क दिया है कि इसको भी इसमें जोड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जल्द से जल्द इनको बना ले जाएं। ये तो एक जनता के द्वार की तरफ पे आपने इन चौपालों को लगवाया जनपद में पूरे साल, तो क्या जो है कितने लाभार्थियों को जो इसका लाभ मिला होगा? देखिए, इसके भी आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन वो बहुत विस्तृत हो जाएगा। जैसे योजना जब आरंभ हुई तो उस समय हमारे 16,616 समूह थे जिनके माध्यम से रोजगार लोगों को मिल रहा था, और इस अवधि में जब हमने ये आयोजन किया तो हमने 566 नए समूह बनाए। अब किसी समूह में 15 सदस्य हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 25 हैं। तो इस प्रकार से इस योजना का लाभ ये हुआ कि हमने नए समूहों का सृजन करके नए लाभार्थी वर्ग को इसमें जोड़ा। तो इसी प्रकार से मनरेगा के जो कार्य थे पहले वो कम थे, जिन ग्राम पंचायतों में हमने इनका आयोजन किया वहाँ नए कार्यों को हमने स्वीकृत किया और उससे हमने नए मजदूरों को जोड़ा। तो इस प्रकार से हमने उसको क्वांटिफाई किया है और इसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी रखी गई है, ताकि प्रत्येक चौपाल में जो भी एक्टिविटी हुई है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जा सके। इसी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भी आज मार्गदर्शन दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की तहसील अतरौली के गांव मोकमपुर सहित अन्य गांव में आवारा गौवंशों से तंग आकर ग्रामीणों ने अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया और आवारा गौवंश से छुटकारा पाने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि खून पसीने से सींचकर उनके द्वारा फसल उगाई जाती है, लेकिन चंद घंटे में ही आवारा गौवंश फसल को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से रातों में भी जगना पड़ा है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके आवारा गौवंशों के लिए गौशालाएं बनवाई गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आवारा गौवंश से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के प्रदर्शन आगे भी बड़े स्तर पर किए जाएंगे। आइए जानते हैं इस दौरान ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा। हप्पू सिंह, कहाँ से आए हो आप? अभयपुर पैदल पुतते हैं। क्या परेशानी है? हमारे यहाँ 400 गाय है साहब, खेती को कतल निष्ठ कर दिया अच्छा, और जब कोहराम रखा है बाहर रहने साहब। क्या परेशानी हो रही है? ये सब खाले खेत सब कब और कब और हो ही जाता था। कितनी जमीन बर्बाद हो गई? जमीन साहब 80-70 बीघा 50 बीघा रोज बर्बाद कर रही है। तो प्रशासन को शिकायत की? हाँ, प्रशासन शिकायत की है साहब। क्या बोलो? सरकार ने जिस तरह वादा किया है गायों को हटाने का, उस पे ये कह रहे हैं कि साहब आप जाएँ यहाँ से, हम गाय हटवा देंगे तुम्हारे। ऐसे साहब कैसे चले जाएँ हम नहीं जाएंगे साहब। तो रात को रखाते हो खेत अपना? रात को रखाते हैं साहब 24 घंटे। कैसे? लाठी लेके। अच्छा, हाँ, कोहरे में? चौरे में और मकान पर रहो हम। कहाँ से आए हो? सतवीर अभयपुर अच्छा, क्या परेशानी है आप लोग? गैयों के मामले में आए साहब। क्या हो रहा है? कितनी परेशानी आ रही है साहब? गैयाँ बहुत खेत खा रही हैं, हमारी तो औरतें सोबती हैं। क्यों? जनानी सोबती हैं, कब हम कब रिश्तेदारी में चले जाएँ तो गैयाँ खेत खा जाएँ। अच्छा, कज्जुले लेके पैसा लगा रहे हैं, वो कहाँ डाल रहे हैं? कितने बीघा जमीन है आपकी? अरे हम पे है 5 बीघा अपनी है, 5 बीघा पट्टे की ले ली है, तो कितनी बर्बाद हो गई? 5 बीघा खा ली है, 5 बीघा पर मड़िया ली है। अच्छा, कितनी जानवर होगा जिसके झुंड बना के आते हैं? 400 गैयाँ हैं, कम से कम 400 गैयाँ हैं। कहाँ पे आए हो आप? अलीगढ़ आए एसडीएम के साथ। क्या कहा है उन्होंने? हमें तो कुछ कहीं ना है, बिनती छोटे हैं, कहाँ सो आए गए। अच्छा, लोग कह रहे हैं टीम अगर भेजेंगे। समस्या का समाधान नहीं हो तो क्या करोगे? अब बाल कर लेके यहीं आ जाएंगे, कहाँ करें? कहाँ पे? यहीं आ जाएंगे एसडीएम के, जहाँ डीएम साहब के? डीएम के सामने, और क्या करेंगे? यहीं कार्यालय पर पढ़ेंगे, यहीं क्या करेंगे? बामन में होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर। किस लिए आए आप यहाँ पर आए? हम किसान हैं, हम सब लोग किसान हैं। हमारा गंगीरी ब्लॉक में हम 3 ग्राम पंचायत के लोग हैं। मोकमपुर ग्राम पंचायत, अभयपुर ग्राम पंचायत, अजवाइन ठेर ग्राम पंचायत। हमारे यहाँ पे एक जंगली गाय का झुंड है जिसकी तादाद लगभग 400 है, और वो रात को निकलती हैं। नहर हमारे पास में है तो दिन में नहर की सीमा में रहती हैं, रात को निकलती हैं। हम पूरी रात जग के खेत रखाते हैं, फिर भी हमारे खेतों को चर जाती हैं। एक दिन का जैसे ही मौका मिलता है खा जाती हैं। हम सब लोग बहुत परेशान हैं, और 50-60 बीघा फसल एक दिन में बर्बाद पर डे करनी है उन्हें। हम लोग रात भर जगते हैं, फिर भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। क्या लगता है कि जो किसान से वादा कर रही है सरकार किसानों को लेकर? यही तो हमने सुना था कि सरकार का एक वादा था कि 31 दिसंबर तक सरकार गाय बिल्कुल हटा देगी। हमें उसका इंतजार करते करते आज 30 हो गई। हमें लगा कि अब कोई सुनेगा नहीं, तब हम यहाँ पे आए। हमने वहाँ के जितने छोटे अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के और तहसील स्तर के, सबको बताया, किसी ने नहीं सुनी हमारी बात। क्या गौशाला में गाय नहीं तैयार नहीं? हमें पता ही नहीं, गौशाला हमारे यहाँ है नहीं। गौशाला एक गौशाला होती तो भी उसमें चली जाती हैं, और हमें वो मारती हैं। कल एक किसान के बहुत चोट लगी है। अब जब जाते हैं तो सारा झुंड इकट्ठा होकर पड़ता है, 10-20 सांड है उसमें, तो आदमी को मार लेते हैं। कितना नुकसान हो रहा है? 50-60 बीघा फसल पर डे चाहिए उन्हें खाने को, रोज ठूंठ कर जाती हैं। जब 400-300 के संख्या में गाय एक साइड से लगती है, हम रोज लगाएं। जैसे ही मौका मिलता है, ना रिश्तेदारी में जा सकते हैं हम, ना अपने बच्चे को दवा दिलवाने। रात को तो पर डे रेन आई है खेत पर, ऐसे कोहरे में भी। और कोहरे में लाइट काम नहीं कर रही है हमारी। लाइट थोड़ी दूर को काम चलती है, दूर खेत होता है, और एक आदमी के 2 खेत हैं, तो एक खेत में जा पाएगा, एक को खा जाएंगी। किसके नाम ज्ञापन दिया आप? डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। डीएम साहब तो मिले नहीं, एसीएम साहब मिले हैं। एसीएम साहब ने कही है कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ये समाधान नहीं हुआ तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर यहीं आएंगे, यहीं बैठेंगे जब तक हमारी ये समस्या खत्म नहीं हो जाती। हम बहुत दुखी हैं। कहाँ पर आए आप? डीएम साहब के पास आए, अलीगढ़ डीएम साहब के पास। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बरला क्षेत्र के गांव गाजीपुर में ग्रामीणों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गाजीपुर निवासी नीरज 4 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी 20 साल पहले गीता नाम की महिला के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच बच्चा पैदा न होने के चलते पारिवारिक कलेश चल रहा था। यही वजह है कि 20 साल में भी पत्नी गीता के संतान पैदा नहीं होने के चलते शनिवार को दोनों पति पत्नी के बीच बच्चा पैदा नहीं होने को लेकर कहासुनी हुई। औलाद के इसी तनाव में पति नीरज अपना आपा खो बैठा और उसने घर के अंदर रखे धारदार हथियार से अपनी पत्नी गीता पर हमला कर गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। पत्नी की गला काटकर हत्या करने के बाद उसकी रक्त रंजित लाश घर के अंदर कमरे में बंद कर हत्यारा पति घर के बाहर दरवाजे पर बाहर से ताला लगाते हुए मौके से फरार हो गया। सुबह ग्रामीणों ने जब पड़ोसी नीरज के घर पर लगे लोहे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो पड़ोसियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब पड़ोसी ने घर के दीवारों में लगे खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो गीता की खून से लथपथ लाश अंदर पड़ी हुई थी, जिसके बारे में सूचना उसके भाई सुरेश सहित पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर के दरवाजे पर लगे लोहे के ताले को तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए गए तो पुलिस ने मृतका महिला गीता के मायके पक्ष के लोगों को पति द्वारा उनकी बेटी की हत्या किए जाने की सूचना दी। दामाद द्वारा बेटी की हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बंद कमरे के अंदर पड़ी मृतक महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। आइए जानते हैं इस घटना पर हत्यारे के भाई सुरेश और सर्जना सिंह सीओ बरला का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? थाना कौन सा पड़ता है? बरला। ये क्या घटना हुई थी? घटना पता नहीं कहा भाई बाद में, हमें तो पता नहीं, सुबह आए जब देखिए घटना। अच्छा, जब फोन करो तुम्हारे करवाया तो ये आपके कौन लगते थे? भाई हम सबसे छोटा, 4 भाई हैं, सबसे छोटा भाई था। क्या नाम है इनका? नीरज। और ये जो घटना है ये नीरज की कौन है? पत्नी। अच्छा, ये क्या हुआ है इनके साथ? अभी जी आने में कहा है कौन है रात की। अच्छा, पता ही नहीं, हमें तो सुबह आए मोहल्ला वाले के सामने, जब द्वार खटखटाएंगे गेट ना खोलो जब पता पड़ी गया। अच्छा, सब लोगों ने मोहल्ला के। जी, मृतक का नाम क्या है? गीता। अधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि आज दिनांक 30/12/23 को थाना बरला क्षेत्रांतर्गत एक महिला की पति द्वारा हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना के पीछे मोटिव प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह प्रकाश में आया है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रोडवेज बस ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। पूरी घटना राज पैलेस के सामने गांधी पार्क कंपनी बाग बस स्टैंड की है, जहां एटा के रहने वाले दंपत्ति रोडवेज बस से अपने घर वापस जा रहे थे। बस में पहले पत्नी चढ़ गई थी और पति जैसे ही बस में चढ़ने वाला था, बराबर से आ रही दूसरी रोडवेज बस ने उसे अपनी चपेट में लेकर कुचल दिया। बस की चपेट में आने से युवक के कमर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के तुरंत बाद मौके से चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार हो गए। बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल मलखान रेफर कर दिया है, जहां गंभीर हालत होने पर जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच करने में जुटी हुई है। आइए जानते हैं घायल युवक की पत्नी का क्या कुछ कहना है। अंशु कहाँ रहती हैं? उम्र कितनी है? ये एक्सीडेंट हुआ है? मुझे न मालूम ही। किसने मारा है? मैं तो बस में बैठी, भाई बसती भैया चढ़ रहे बस में। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। हस्बैंड है मेरे। क्या नाम है इनका? रवि। पिता का नाम क्या है इनके? राजेंद्र सिंह। अच्छा, तो आप बस में थे? हाँ, मैं बस में थी। तो चढ़ते पे हुआ एक्सीडेंट ये? हाँ, नीचे था। नीचे थे ये, पीछे से बस आई वाले। दूसरी बस में लग मारी है उन्होंने। दूसरी बस में मारी है? रोडवेज पकड़ लिए वो? हाँ, रोडवेज पकड़ लिए। मुझे अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के विशंभर नगर में
3 दिन से बंद कमरे के अंदर एक महिला की मौत के बाद उसकी लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाश 3 दिन से कमरे में बंद थी, जिससे बदबू आ रही थी। वहीं कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों को महिला की मौत की जानकारी हुई तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। 3 दिन से बंद कमरे के अंदर मृत हालत में पड़ी महिला की लाश मिलने से सूचना मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई और लाश मिलने की सूचना मिलते ही इलाका थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों को मौके पर पहुंचने से पहले ही अंदर से बंद घर का दरवाजा तोड़कर बंद कमरे के अंदर पड़ी 30 वर्षीय महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मृतक महिला की पहचान पिंकी बुलंदशहर जिले के थाना छतारी क्षेत्र के गांव देवलखेड़ा के रूप में की गई, जो किराए के मकान में रह रही थी। आइए जानते हैं मृतक महिला के भाई ने इस घटना पर क्या कुछ कहा। आप अपना नाम बताइए। यशपाल। कहाँ रहते हैं यशपाल जी? मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। ये जो मृतक हैं कौन है? ये सिस्टर है क्या नाम था इनका? पिंकी। क्या उम्र हो गई इनकी? 30-32 साल हो गई। तो कैसे इनकी डेथ हो गई, क्या हुआ? ये काम करती थी यहाँ पे। अब ये कल से हम कॉल कर रहे थे घर के लोग, सभी लोग, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो अभी आगे जानकारी ली, किसी का नंबर होगा छोटी भाई सिस्टर के पास, उसने कॉल भेजा किसी को, तो अंदर से गेट लगा हुआ था। कहाँ काम करती थी? ये यहाँ करती हैं अलीगढ़ में? हाँ, अलीगढ़ में ही करती हैं। क्या काम करती है? ये कई फैक्ट्री में काम करती थी। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। एक लड़की है। तो क्या ये कमरे में बंद मिली है? हाँ, बंद थी। पति कहाँ थे इनके? वो अपने घर थे, गांव में है वो तो अपने गांव में रहते हैं। तो ये अलीगढ़ में अकेली रहती थी क्या? हाँ, अकेली रहती थी। कितने दिन बाद आपको पता लगा कि कमरे में है? ये आज ही पता लगा सुबह। तो जानकारी हुई कि कितने दिन से अभी कोई जानकारी नहीं। आपको सूचना किसने दी? हमें किसी से, उसी ने, हमारा कोई कांटेक्ट जानने वाला था, उसको भेजा था। एक बेटी थी, वो कहाँ रहती? वो घर पे रहती है, हमारे साथ ही रहती है घर पे ही। तो ये जब आपने दरवाजा तोड़ा अंदर गए? हमने नहीं तोड़ा, पुलिस वालों ने ही तोड़ा था। हमने तो मना किया था कि हम आ जाएं तब तोड़ना, मगर उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। तो ये मृत अवस्था में मिली थी? हाँ, अंदर पुलिस आई थी? पुलिस थी वहाँ। अभी शव कहाँ लेकर आए आप? यहीं लेके आए। पोस्टमार्टम पर। उस समय इनके पति आ गए या नहीं आए? कोई नहीं आया, अकेले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ओल्ड बॉयज में हज कमेटी के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ का दौरा किया। हज कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब समस्या का सामना हज यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर हज कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हज यात्रियों से बीच में अवैध वसूली करने वालों को पूरे तरीके से जेल भेजने के लिए भी उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि हज यात्रियों से बिचौलियों के द्वारा यात्रा के नाम पर बीच में ठगी की जाती है, जिसको लेकर हज कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे लोगों की सूचना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। मैं हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट, मेंबर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति। आगामी सत्र 2024 में पूरे इंडिया से जितने हाजी जाएंगे उनमें हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमारा निर्धारित कोटा है और उन जाने वाले हज यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रदान किया जा सके, इस संबंध में सर्वप्रथम तो 18 दिसंबर को हमारे उत्तर प्रदेश हज कमेटी का वेबसाइट लॉन्च हो गया। उससे जो है आम लोगों को पता चलता रहेगा कि उत्तर प्रदेश हज कमेटी क्या कर रही है, क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है। दूसरी बात, विशेष रूप से अलीगढ़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हज सेवा के नाम पर लोगों से अतिरिक्त धन उगाही कर रहे हैं। उस पर विगत वर्ष से 2022 से शिकायतें आ रही हैं और अब हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ठाना है, आगामी वर्ष 2024 लोकसभा का चुनाव वर्ष भी होगा। हम अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी लोकप्रिय सरकार के कार्यक्रमों को, योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने में कितना सफल हो सकते हैं, उसी का एक कड़ी है हज सेवा। और हज सेवा के लिए हमारे अलीगढ़ से स्थानीय हमारे हज सेवक खुदाम हज समिति के सदर जनाब अब्दुल समद साहब,
मुसाहिब साहब और इनके टीम के जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं। ये लोग निःशुल्क हज के आवेदन फॉर्म को भरने के लिए ई फैसिलिटी सेंटर कायम किया हुआ है। एक पैसे उसके लिए ये लोग नहीं लेते और हर संभव पूरी सेवाएं देते हैं। और इस साल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाजियों का हज का उड़ान, उनकी सारी सुविधाएं गाज़ियाबाद स्थित हज हाउस से कराया जाने का पूरा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। और ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हज कमेटी के कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल जी, राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, हज कमेटी के सभी सदस्य मिलकर ये गाज़ियाबाद से सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। उसमें प्रत्यक्ष रूप से अलीगढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाजी अमानुल्लाह अंसारी, एडवोकेट। माशाल्लाह, मेरा नाम सरफराज अली है। मैं हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश का मेंबर हूं और हमारे साथी यहाँ पर अब्दुल भाई खड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी उत्तर प्रदेश के मेंबर भी खड़े हैं और हम सब जो है मिल कर के एक हज कमेटी का जो अपना 2024 का जो मिशन है उसको लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है और इंशाल्लाह किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी हाजी को ना हो उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और गाज़ियाबाद का हज हाउस भी खोला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी हमारी तैयारी है। इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी और भारत सरकार को भी दोनों को लिख दिया है और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं कि किसी तरीके से, जैसे कि पिछली बार दिल्ली हज हाउस पर जाने के बाद काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, इस बार जो है वो परेशानी ना उठानी पड़े उसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और वैक्सीनेशन भी समय से हो जाए, किसी तरह का हाजी वैक्सीनेशन की वजह से भी परेशान होते थे तो वो भी समय से हो जाएगा। और जो किसी तरह का आदमी को ये परेशानियां होती थी कि अब हम जाएंगे और दिल्ली जाके वहाँ पर ये परेशानियां हमें सामने आएंगी, हम जाएंगे तो वीज़ा टिकट वगैरह लेने के लिए जाएंगे तो हमें 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, 1 दिन पहले जाना पड़ेगा, तो वो समस्या भी ना हो और गाज़ियाबाद से हज संचालित 2024 हो जाए, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश, हज कमेटी ऑफ इंडिया उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्या हज पे जाने वालों के फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है? हाँ, क्योंकि पहले 20 दिसंबर लास्ट डेट थी, 4 दिसंबर से शुरू होकर के अब 15 जनवरी लास्ट डेट है। और माशाल्लाह हमने सबसे अपील की है कि अपने 15 जनवरी तक सभी फॉर्म भर दें। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई उसका खर्चा नहीं है और किसी तरह का कोई अगर खर्चा कोई मांगता है, कोई कहता है कि मेरी ये संस्था है और ये मैं हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश से मैं प्रमाणित हुई हूँ, तो कोई पैसा किसी का नहीं लिया जा रहा है और किसी तरह का किसी को कोई हाजी पैसा ना दे, ये हमने सबको सूचनाएं दी भी हैं। देखिए, आज हम और हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य भाई सरफराज अली जी, हम सब लोग साथ अलीगढ़ आए। अलीगढ़ के अंदर हम ओल्ड बॉयज़ के इस कैंपस में हैं और सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अब्दुल समद जी हैं, भाई हमारे अमानुल्लाह जी हैं, अशफाक जी हैं। सबसे बड़ा खूबसूरत बात हमें ये लगी कि जो आज यहाँ हज को लेकर 2024 को लेकर बात हुई, उसमें सबसे बड़ा सुंदर, हमने अलीगढ़ के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, कि मोदी जी और योगी जी का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जो हमारे अल्पसंख्यक कार्यकर्ता और नेतागण कार्य कर रहे हैं, ये इस देश की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ सबको लेकर हज़ारों वर्ष से हम लोग चलते आए हैं और हज़ारों वर्ष चलेंगे। जो लोग देश का वातावरण ख़राब करना चाहते हैं, आज देखिए वो कहाँ हैं। एक विदेशी महिला जो सोनिया गांधी है, या एक अखिलेश यादव या मायावती जी, जितने लोग ये भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वो सब लोगों ने मुँह की खाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं है, भाई भाई के अंदर प्यार है। और सही पूछो तो पहली बार लग रहा है कि 140 करोड़ लोगों की एक साथ भुजाएं, एक साथ मुट्ठी बिछकर भारत का जो संकल्प है मोदी जी और योगी जी का, वो पूरा कर रहे हैं। इसीलिए मैं हज कमेटी और अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने लोग हैं, इन सब लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इसी खूबसूरती से देश को मजबूत बनाएं, जिससे विश्व में भारत का नाम हो। क्या नाम है आपका? मुझे अनिल पंडित कहते हैं, जिला उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित
नयाबास नहर में एक नवजात बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दुनिया से नजरों से छुप छुप कर मिलने वाले कोई पत्थर दिल माँ बाप द्वारा अपने पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए जन्म देने के बाद उसकी हत्या कर उसकी लाश को कपड़े में लपेटकर एक थैले के अंदर रखकर नहर में शव फेंककर रूह कपा देने वाली खौफनाक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं लाश मिलने की खबर से मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं नहर में नवजात बच्चे का शव मिलने की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस सहित इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले में कार्रवाई कर पुलिस जांच में जुटी। पेश है ये रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भूरा है। कहाँ के रहने वाले हो? नयाबास। अच्छा, क्या घटना हुई है नहर में? यहाँ सुबह कोई मॉर्निंग में नवजात शिशु को थैले में डाला गया था। जिंदा है मरा? मरा हुआ। अच्छा, फिर यहाँ एक कबाड़ी आया, कबाड़ी ने कबाड़ा ढूंढते हुए और उसमें थैले में ये बच्चा निकला है। बच्चा निकला है, देखा है उसने, वहाँ शोर मचाया कि ऐसे यहाँ बच्चा है। और उसने जो सब लोग जैसे यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर पुलिस आ गई है। पुलिस वाले इसको लड़के को ले गए यहाँ से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।